हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नीट प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर, जिसके अंतर्गत हम 2008 से लेकर के 2024 तक जितने भी नीट प्रीवियस क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास जो 12th थी उसके जितने भी चैप्टर हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर हमने शुरू कर दिया था और उस सेकंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण। और इस जैविक वर्गीकरण से संबंधित हमारे दो पार्ट हो चुके हैं भाई, यानी कि 25 + 25 यानी कि 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब आगे के 25 क्वेश्चन हम आज इस लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। नीट प्रीवियस क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 2008 से लेकर के 2024 तक, और अभी जो हमारे चल रही है वो क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका मेन मोटिव क्या है भाई, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लाभ मिलने वाला है, एक तो ये कि कितने क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उनका हार्डनेस क्या रहता है और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अभी शुरू करते हैं भाई। जितने भी साथी हैं वो इस वीडियो को, इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए लाइव क्लास होने वाली थी, क्योंकि अभी कुछ टाइम से नेटवर्क में और मेरे लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको सोल्व करने के बाद फिर से हम लाइव लेंगे। तो एक बार हम देखिए यहाँ पर हम जो रिकॉर्डेड वीडियो है वही कर डालते हैं भाई। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन की पहचान करनी है भाई। AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनिमेलिया किंगडम में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये तो बिल्कुल सही है भाई, आप सभी को पता है। देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें जो एनिमेलिया होता है उनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाई जाती, मतलब ये तो बिल्कुल सही है आपका। प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाश संश्लेषी एवं विषमपोषी होती है, ये भी सही है भाई। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेटा, ये आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो विषमपोषी प्रकार के भी होते हैं। कुछ कवक खाने योग्य होते हैं भाई, जी हाँ। कुछ कवक ऐसे होते हैं जो ट्रफल वगैरह है वो खाने योग्य होते हैं। मोनेरा में केंद्र कला उपस्थित, ये गलत हो जाएगा भाई। आप सभी को पता है मोनेरा किंगडम की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र कला नहीं पाई जाती, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिखरा हुआ DNA से निर्मित होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें केंद्र कला नहीं पाई जाती, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में SO प्रदूषण का सबसे योग्य संकेतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ये SO2 होगा भाई, ये ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड फैला हुआ है, तो उसमें इसका प्रदूषण का संकेतक कौन होगा भाई, इनमें से संकेतक कौन होगा, कौन इसकी सूचना देगा भाई इस वातावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं कि जिस वातावरण के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उस वातावरण में कभी भी लाइकेन वृद्धि नहीं करती है भाई, लाइकेन वृद्धि नहीं करती। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2015 में पूछा गया ये, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का अच्छा जो संकेतक होता है वो आपका लाइकेन होगा। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फैली हुई है, उस वातावरण में प्रदूषित है, तो उसके अंदर आपका लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। 53 का देखिए भाई, 53 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायरॉइड के विषय में गलत कथन है भाई। गलत कथन की पहचान करनी है, मतलब 3 आपके सही होंगे, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आराम से ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखना भाई। इनमें प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता भाई इनके अंदर। 53 की हम बात करें, यह विषाणुओं से अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है आपका। विषाणुओं से छोटे होते हैं ये संक्रमण करते हैं, जी हाँ करते हैं संक्रमण। इनका RNA उच्च आणविक भार वाला होता है, ये गलत हो जाएगा भाई। पहले वाला भी सही है,
प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, संक्रमण करते हैं, मतलब फोर्थ गलत हो जाएगा यहाँ पर जो दे रखा है कि इनमें आरएनए होता है वो उच्च आणविक भार वाला नहीं होता है भाई। 54 का देखिए क्या कहता है, अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। अधिकतर कवकों में कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव कौन सा होता है। कवकों की बात कर रही हैं, फंजाई की बात कर रही हैं, तो फंजाई में कवक जो घटक होता है मुख्य रूप से वो काइटिन होता है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काइटिन होता है। तो 54 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन और ध्यान में रख लेना। सेलुलोज है ये मुख्य घटक होता है आपका पादपों का, जितने भी पादप होते हैं उनका मुख्य घटक होता है सेलुलोज। और पेप्टिडोग्लाइकोन आपसे पूछे तो पेप्टिडोग्लाइकोन बैक्टीरिया का होगा। पेप्टिडोग्लाइकोन है ये बैक्टीरिया का मुख्य घटक होता, तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 55 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा दे रखा, 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित सवाल भी कहते हैं, बिल्कुल सही है भाई, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। स्वर्णिम शैवालों को डेसिमिड कहते हैं, जो सुनहरे शैवाल होते हैं उनको डेसिमिड कहा जाता है भाई, ये भी बिल्कुल सही है भाई आपका। यू बैक्टीरिया यानी कि सत्य जीवाणु को असत्य जीवाणु भी कहते हैं, ये गलत है भाई। असत्य जीवाणु तो अलग होते हैं, उसमें आर की बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, है ना। तो सत्य जीवाणु को तो इनको अलग, देखिए बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक तो आर की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। असत्य जीवाणु को आर की बैक्टीरिया के अंतर्गत रख दिया और सत्य जीवाणु को यू बैक्टीरिया के अंतर्गत रख दिया। आर की बैक्टीरिया के अंतर्गत 3 प्रकार के जीवाणु हम पढ़ते हैं, एक तो मेथेनोजेंस पढ़ते हैं, एक आपको एसिडोफिलस देखने को मिलेगा, एक हेलोफिलस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो सत्य जीवाणु होते हैं ना उसमें वास्तविक जीवाणु आते हैं, इसका मतलब यही गलत दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4th देखिए, फाइकोमाइसिटीज को शैवालिक कवक भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है भैया, क्योंकि इनके लक्षण कुछ शैवालों से मिलते जुलते होते हैं, इनको शैवालिक कवक भी कह देते हैं। 55 के बाद में 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 56 क्राइसोफाइट, युग्लिनोइड, डाइनोफ्लैजिलेट और अवपंक कवक किस जीव जगत में सम्मिलित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्राइसोफाइट्स डेस्मिड वगैरह आते हैं, युग्लिनोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स और अवपंक कवक, ये 4 ग्रुप हैं, इनको कौन से जीव जगत में रखा गया है। 2016 में पूछा गया, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, जंतु जगत में। देखिए यहाँ पर याद रख लेना, ये चारों ही ग्रुप आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं भाई, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं ये, तो मतलब 56 का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। 57 का देखिए भाई, 57 क्या कहता है कि वे आदिम प्राक केंद्रीय प्राणी जो रामंथी जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामंथी मतलब जो रूमिनेंट पशु होते हैं, जुगाली करने वाले, रूमिनेंट पशु होते हैं जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी भी आ जाएगी इसमें, लेकिन बकरी को कम लेते हैं भाई, गाय भैंस मुख्य होते हैं जुगाली करने वाले। तो इनमें ऐसा प्राक केंद्रीय मतलब जो आदिम प्रकार का केंद्र रखती हो, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस में आते हैं भाई, मोनेरा किंगडम में आते हैं, मोनेरा किंगडम में आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। तो ये क्या करते हैं, इन जंतुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, लवण रागियों में, ताप अम्ल रागियों में। देखिए लवण रागियों को हम हेलोफिलस कहते हैं, हेलोफिलस कहा जाता है। ताप अम्ल रागियों को हम क्या कहते हैं भाई, थर्मो एसिडोफिलस कहते हैं, इसको थर्मो एसिडोफिलस कहा जाता है। और इसका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, मेथेनोजेंस कहते हैं, जो मेथेन उत्पन्न करते हैं भाई। जो गोबर वगैरह है या जुगाली करने वाले पशु हो ना, इनके अंदर मेथेन उत्पन्न करने का कार्य कौन करते हैं, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया करते हैं। 58 का देखिए भाई, कवकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन दे रखा। कवकों से संबंधित वही फंजाई किंगडम है, उससे संबंधित गलत कथन यहाँ पर कौन सा दे रखा वो बताना है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार की होती हैं भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ईस्ट कवक होता ना वो आपका कैसा होता है भाई, ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, और इसके अलावा अन्य बहुकोशिकीय भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये ससीम केंद्रीय होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई, ससीम केंद्रीय होते हैं।
ससीम केंद्री मतलब यूकेरियोटिक कोशिका होती है भाई इनके अंदर। सभी कवकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल गलत है भाई। अभी तो बात की थी कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती, कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी नहीं होती। इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। ये विषमपोषी होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। 59 का देखिए भाई, मैथेनोजेंस किससे संबंधित है? मैथेनोजेंस ये बैक्टीरिया होते हैं भाई, बैक्टीरिया होते हैं और ये क्या करते हैं? मैथेन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। गाय भैंस जो होते हैं जुगाली करने वाले पशु, उनसे मैथेन उत्पन्न करते हैं भाई, उनके गोबर से। अवपंक फफूंदी या अवपंक कवक जी नहीं, सत्य जीवाणु बोल सकते हैं, आद्य जीवाणु, ये होगा ऑप्शन थर्ड। आर्की बैक्टीरिया कहते हैं भाई इनको। 59 के बाद में देखिए यहाँ पर 59 के बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 60 नंबर का, गलत कथन को चुनना भाई। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डाइटम सूक्ष्मदर्शी होते हैं और जल निश्चेष्ट में तैरते रहते हैं भाई, छोटे छोटे होते हैं और जल के ऊपर ये तैरते हुए मिलते हैं भाई। गलत कथन छांटना, ये याद रख लेना। डाइटम की बीतियां आसानी से ध्वंस, जी नहीं, ये तो बहुत गलत दे दिया। देखिए थर्ड क्या कह रहा है? डाइटमी मृतिका का निर्माण डाइटमों की कोशिका भित्तियों से होता है। फोर्थ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में ही हम कर लेंगे क्योंकि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है भाई। जो डाइटम होते हैं ना, डाइटम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, ये याद रख लेना भाई। डाइटम की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है डाइटम की कोशिका भित्ति में। और ये सिलिका की उपस्थिति के कारण क्या होता है? इनकी जो भित्ति होती है कई सालों तक नष्ट नहीं होती है और फिर ये क्या हो जाती है? एक जगह इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने से इन्हें डाइटमी मृदा कह देते हैं भाई। बुरादे रूपी संरचना बन जाती है जिसका उपयोग हम वार्निश वगैरह कई चीज़ों में करते हैं भाई। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 61 का देखिए क्या कह रहे हैं? बेमेल को चुनिए। गलत मतलब बेमेल मतलब गलत को चुनना है, 2016 में पूछा गया है। मेथेनोजेंस पराग केंद्रीय होते हैं, बिल्कुल सही। पराग केंद्रीय मतलब प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं मेथेनोजेंस, बिल्कुल सही है ये। गैस रसदानियां हरित जीवाणु, ग्रीन बैक्टीरिया, गैस रसदानियां ग्रीन बैक्टीरिया भाई। एक मिनट रुकना, ग्रीन बैक्टीरिया, ये नीले हरे सवाल होने चाहिए भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही दे रखा है यहाँ पर। बड़ी केंद्रीय रसदानियां जंतु कोशिकाओं में बड़ी नहीं होती भाई। आपने जंतु कोशिका देखी होगी, इसमें बीच में केंद्रक होता है और साइड में छोटी छोटी जंतुओं के अंदर रसदानियां देखने को मिलती है। जबकि जो प्लांट सेल्स होती है इनमें बड़ी रसदानी होती है, साइड में केंद्रक पाया जाता है। इसका मतलब ये गलत है। प्रोटिस्टा के ससीम केंद्रीय प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स प्रकार के होते हैं प्रोटिस्टा, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब थर्ड ऑप्शन गलत दिया गया है यहाँ पर। 61 के बाद में हम बात करते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भाई, गलत कथन को चुनना, यहाँ पर भी नीट 2016 में पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्म जीव है, बिल्कुल सही है भाई, ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं और ये कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है। इस कारण से ये अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। जैसे स्टेज के ऊपर जो जोकर होता है ना, जोकर, वो अपना गेटअप चेंज करता रहता है, उसी प्रकार से ये भी अपना आकार बदलता रहता है। इस कारण इसको पादप जगत का जोकर कहते हैं भाई, पादप जगत का जोकर कहा जाता है इसे। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, बिल्कुल सही है भाई, ये भी पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है ये। रोमक झालर मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं की गतिशीलता के लिए होते हैं, जी नहीं भाई, ये किसी भी जो सतह होती है ना, किसी भी ठोस सतह या फिर चट्टान वगैरह, उनसे पकड़ने में सहायता करते हैं। गतिशीलता के लिए इनमें या तो सीलिया पाई जाएगी या फिर फ्लैजिला उपस्थित होगा। ये रोमक ये गतिशीलता के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है, बिल्कुल सही है भाई, ये फोर्थ ऑप्शन भी सही है, मतलब थर्ड आपका गलत हो जाएगा। 63 का देखिए, रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है? रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है? 2016 में देखिए, हर्पीज इन्फ्लुएंजा, हेजा टिटेनस, टाइफाइड चेचक, टिटेनस गलसुआ। रोगों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु, अच्छा ये पूछा कि कौन से रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं, इनमें से दे रखे हैं। देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है भाई,
हेजा है, टिटेनस यहाँ ये हो सकता है, दोनों ही टाइफाइड चेचक वायरस से होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा। टिटेनस बैक्टीरिया से होता है, गलसुआ वायरस से होता है, मतलब यहाँ पर जो 63 का आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। हेजा जो होता है ना, हेजा ये आपका होता है भाई विब्रियो कोलेरी से होता है, विब्रियो कॉलेरी से होता है, विब्रियो कोलेरी से ये होता है। और टिटेनस आपसे पूछे तो माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनाई से होता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 64 का देखिए भाई, 64 क्या कहता है, विरोइड विषाणुओं से भिन्न होता है। विरोइड जो विषाणुओं से भिन्न होता है इनमें, क्योंकि इनमें क्या होगा भाई, विरोइड जो होते हैं, वायरोइड बोल दो, ये विषाणुओं से भिन्न होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं? प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए अणु होते हैं, प्रोटीन आवरण के साथ आरएनए अणु होते हैं, बिना प्रोटीन आवरण के डीएनए अणु होते हैं, और बिना प्रोटीन आवरण के आरएनए अणु होते हैं। भाई सीधा सा मतलब प्रोटीन आवरण तो होगा नहीं, प्रोटीन आवरण वाला गलत कर दीजिए आप, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। और 64 में 2 या 4 इनमें से आपका आंसर निकल करके आएगा। तो यहाँ पर देखिए डीएनए अणु वायरोइड विषाणुओं से भिन्न होते हैं। 64 की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा भाई, इनमें आरएनए अणु पाया जाता है, ठीक है। आगे हम 65 की बात करते हैं। 65 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा चरम लवणीय दशाओं में पाया जाता है? चरम लवणीय मतलब अत्यधिक अनफेवरेबल लवणीय जो कंडीशंस होती है उनमें आपको कौन से इनमें देखने को मिलेंगे भाई? आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम। 2017 में पूछे, आप सभी को पता है लवणीय है तो हेलोफिलस बैक्टीरिया होते हैं, हेलोफिलस बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके आद्य बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 66 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है? देखिए पहला क्वेश्चन तो यहीं से आपका आंसर आना चाहिए भाई, ज्ञात सबसे छोटी जीवित कोशिका आप सभी को पता होनी चाहिए, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती भाई। इसमें ये पादप जंतु में रोगजनक रोग फैलाती है और बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। मतलब पूरे के पूरे करैक्टर आ गए आपके, किससे? माइकोप्लाज्मा से संबंधित। भाई माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सबसे छोटी जीवित कोशिका हम मान सकते हैं, और साथ में ये भी याद रख लेना भाई, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, इस कारण इसको पादप जगत का जोकर कह देते हैं। पादप जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, और इसे PPLO भी कहा जाता है भाई, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। 67 के बाद में क्वेश्चन आता है 66 के बाद में 7 नंबर का, दूध से दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक किसकी वृद्धि के कारण होती है? भाई दूध जो होता है, दूध इसको दही में बदला जाता है, और दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, या फिर कह सकते हैं लैक्टोबैसिलस होता है, या लैक्टोबैसिलस एसिटाई। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये दूध को दही में बदलता है। दूध में कौन सी प्रोटीन हो भाई? लैक्टोज होती है, लैक्टोज शुगर होती है दूध में, प्रोटीन कैसिन हो जाएगी, ये दोनों ही याद रख लेना। प्रोटीन कैसिन है जबकि लैक्टोज शुगर है। ये लैक्टोज दही में बदल जाती है तो उस समय इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है भाई। लेकिन लैक्टिक अम्ल आपके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर तो विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन ए डी है और विटामिन ए है। अब हम क्या करें भाई, 2018 का क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करें, तो अब सीधा सा मतलब है भाई, इसमें विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन बी की मात्रा बढ़ जाएगी भाई। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। ये नीचे वाला भी याद रख लेना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 68 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों में मुख्य उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं? मतलब महासागर होते हैं उनमें कौन से जीव होते हैं जो उत्पादक के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में काम करते हैं भाई? साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोजॉइड्स और डाइटम्स। 68 का आंसर हम बात करें तो यहाँ पर जो डाइटम्स होते हैं ना, ये मुख्य उत्पादक होते हैं भाई यहाँ पर समुद्र के अंदर, महासागरों में डाइटम्स। 69 का देखिए भाई, 69 क्या कहता है? गलत कथन को चुनना है। 2018 में पूछा गया, स्पोरोजो में पादाप चलने और खाद्य ग्रहण करने की संरचना है। भाई स्पोरोजो होता है ना, उनमें पादाप पाए नहीं जाते हैं चलने वगैरह के लिए, क्योंकि ये अगतिशील होते हैं भाई, ये अगतिशील होते हैं तो उनमें तो पाए नहीं जाते। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा भाई। स्पोरोजोन जो होते हैं ना, इसमें चलने के लिए कोई भी संरचना नहीं पाई जाती है। सेकंड देख लीजिए भाई, कवकों और पादप जगत के सदस्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। बिल्कुल सही है भाई, ये
मोनेरा को छोड़कर सभी जीव जगत की कोशिकाओं में सूत्रकणिका एक शक्तिग्रह उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है भाई, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाती, उनके स्थान पर मेसोसोम्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य जितने भी जगत है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो कि एक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग होता है। इसको हम कोशिका का शक्तिग्रह भी कह देते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कह देते हैं। छत्रक जो मशरूम होते हैं उसका संबंध बेसिडियोमाइसिटीज से होता है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाला गलत है और सभी सही दे रखे हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, 17 क्या कहता है, क्या हो गया 17 का देखिए, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बीजाणु बहिर्जात रूप से उत्पन्न होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनमें से किसमें, पहले तो केंद्रक संलयन होगा भाई, केंद्रक आपस में मिल जाएंगे, केंद्रक संलयन के बाद में यह द्विगुणित संरचना बनती है, फिर इसमें होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद में क्या होता है, यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण होता है भाई, स्पोर्स बनते हैं। ये जो स्पोर्स बनते हैं ये बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, बहिर्जात एक्सोजिनस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है भाई, एग्रीकस के अंदर, न्यूरोस्पोरा में, सैकेरोमाइसिस में या अल्टरनेरिया में। बताइए, देखिए 70 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर ये एग्रीकस में देखने को मिलता है भाई। एग्रीकस में ये बैक्टीरिया जो बीजाणु जो होते हैं बहिर्जात, ये आपको कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। देखिए एक तो एस्को बीजाणु होता है भाई, एस्को बीजाणु, ये तो आपके अंतर्जात होते हैं भाई एस्को बीजाणु। और बहिर्जात कौन से होते हैं ये आप कमेंट करके हमें बताना। ओके, ये तो अंतर्जात होते हैं, ये बहिर्जात कौन से होते हैं वो बताना भाई। न्यूरोस्पोरा को हम पादप जगत का इंजीनियर कह देते हैं भाई, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 71 का देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व केंद्र की नहीं है, पूर्व केंद्र की या प्राक केंद्र की या फिर कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स नहीं है। निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोट्स नहीं है भाई। 2018 में पूछा गया, नोस्टोक, सैक्रोमाइसिस, ओसिलेटोरिया या माइक्रोबैक्टीरियम। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर क्या होगा भाई, इनमें से कौन सा जो प्राक केंद्रीय पूर्व केंद्र की नहीं भाई, नोस्टोक है, ये एक बैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसिस, ओसिलेटोरिया, माइक्रोबैक्टीरियम पूर्व केंद्र की नहीं है, मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नोस्टोक बैक्टीरिया है, ओसिलेटोरिया बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, लेकिन सैक्रोमाइसिस तो ईस्ट कवक है और कवक में यूकेरियोटिक कोशिका होती है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। 72 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा। गलत कथन की पहचान करनी 2019 में पूछा गया भाई। ये यहाँ पर हम बात करें, देखिए प्रियोनों में अनियमित मुड़ी हुई प्रोटीनें होती है। हाँ जी होती है भाई। वायरॉइड में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरॉइड के बारे में हम 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं पहले ही। विषाणु अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं, बिल्कुल सही है। अगर विषाणु को कोई जीवित जाति मिल जाती तो उसमें तो वो जीवित रहते हैं, जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं वो डेड हो जाते हैं, मर्त हो जाते हैं। विषाणुओं में संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, संक्रामक संगठक प्रोटीन आवरण होता है, ये गलत हो जाएगा भाई। 4th ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर। 72 के बाद में 73 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा है। देखिए आजकल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, पहले तो पूछ रहे इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि वायरॉइड शब्द किसने दिया था, इस प्रकार से मतलब एक फैक्ट क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन वर्तमान में देखिए पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, निम्न में से गलत कौन सा, निम्न में से सही कौन सा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 2019 में पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें 73 के अंदर, देखिए इष्ट की लंबे धागेनुमा कवक तंतु वाली तंतु में काय होती है, इष्ट की। अरे भाई ये तो गलत है, अगर कवक की बात होती तब तो लंबी धागेनुमा संरचना हो जाती, लेकिन इष्ट तो एक कोशिकीय कवक होता, केवल एक ही कोशिका होती, तो वो धागेनुमा कवक तंतु कहाँ से बनाएगा भाई, माइसिलियम कहाँ से बनाएगा। इसका मतलब यही गलत दे रखा, क्योंकि इष्ट एक कोशिकीय कवक होता है। मोरल व ट्रफल खाने योग्य होते हैं, बिल्कुल सही है भाई। क्लेविसेप्स परपुरिया, इससे क्या होते हैं, एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं और LSD भी प्राप्त की जाती है, LSD, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताना भाई। कोनिडिया बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं और एस्को बीजाणु अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर यहीं पे आ गया भाई।
अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, बरही जात कौन से स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, तो वो कोनिडिया होते हैं। अंतर्जात मैंने बता दिए थे भाई, एस्कोबिजाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 74 का देखिए भाई, 74 क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टि परीक्षण को निरूपित करता है। भाई टाइफाइड एक मियादी बुखार होती है भाई, टाइफाइड इसे हम ज्वर या मियादी ज्वर कह देती हैं। हमारी मारवाड़ी भाषा में बोला तो ये भाव निकलनो या निकालो टाइफाइड नहीं बोलना आप। तो टाइफाइड को पहले तो कारक पता होना चाहिए। कारक कौन सा हो भाई, साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी, याद रख लेना ये साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है। 2019 में पूछा गया ये। तो अब आगे टेस्ट भी पता होना चाहिए, इसकी पुष्टि के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट याद रख लेना, यहाँ पर टेस्ट जो होगा वो विडाल टेस्ट होगा, विडाल टेस्ट होगा। और विडाल टेस्ट देखिए, ये तो 2 गलत कर ही दिए हमने, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विडाल टेस्ट। तो कारक जो होता है टाइफाइड ज्वर का वो तो साल्मोनेला टाइफी, और इसकी पुष्टि के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है भाई, स्तंभ फर्स्ट और सेकंड में हमें बात करनी है, मिलान करना है। 2019 में पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड को। देखिए मर्तजीवी जो होते हैं, एक तरफ परजीवी, लाइकेन, कवक मूल दे रखा है। मर्तजीवी की जब बात करते हैं तो मर्त जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं भाई, मर्त जैव पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मर्तजीवी के नाम से ही पता चल रहा है भाई, मर्त जैव पदार्थों का अपघटन, मतलब सेकंड ऑप्शन। परजीवी मतलब दूसरे जीवों के ऊपर भोजन प्राप्त करने वाले, जैसे जीवित पादप अथवा जंतुओं पर रहने वाले। तो ये आपका हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन बी के अंदर। लाइकेन ये तो सहजीवी संबंध है भाई, पादप जड़ों के साथ जी नहीं, ये तो है शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध है। ये शैवाल और कवकों का सहजीवी संबंध है, मतलब फोर्थ हो जाएगा। कवक मूल है तो इसमें एक तो आपका पादपों की जड़ होती है, उच्च पादपों की जड़। उच्च पादप भी याद रख लेना भाई, पाइनस होता है यहाँ पर। उच्च पादप कौन सा होगा, पाइनस होगा। और कवक होगा, इनका सहजीवी संबंध है, वो कवक मूल कहलाता है। इसे माइकोराइजा भी कहते हैं भाई। ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं भाई, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट में जो हमारे बच गए हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, इनके जो क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट में एक आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।